नमस्कार। चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। ये लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इस समय राजनीति सारे देश में उछाल पे है। हर एक आदमी राजनीति की ही बात करेगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ हरियाणा की, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हरियाणा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। That is कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी इन हरियाणा। इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट नाउ। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी ने हरियाणा से 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये काफ़ी पहले कर दिया था। सबसे पहले पार्टी बीजेपी बनी जिसने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इन 10 उम्मीदवारों में 6, हाँ 60%, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 6 उम्मीदवारों का संबंध कभी ना कभी कांग्रेस से रहा है, और ये कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हो सकता है ये बीच में 1-2 और राजनीतिक दलों में भी गए हों। हरियाणा में एक कल्चर रहा है इस दल से दूसरे दल अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाना, और ये कांग्रेस से अपॉर्चुनिटी की तलाश में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने को हमेशा से पार्टी विद अ डिफरेंस कहती रही है कि वो एक अलग पार्टी है। वो मुद्दों की लड़ाई करती है। वो डिफरेंट पार्टी है, बाकी राजनीतिक दलों से जैसी नहीं है। उनके इश्यूज अलग हैं, आइडियोलॉजी ड्रिवन है, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है और करप्शन के खिलाफ है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार चुनावों में प्रचार में उसको भला बुरा कहते रहे हैं, उसको करप्शन का फाउंटेन हेड बताते रहे हैं और उसको अब्यूज़ कर रहे हों पार्टी के और पार्टी के नेताओं के, उसी पार्टी के नेताओं से ही हरियाणा में 6 सीटें उन्होंने दे रखी हैं इस चुनावों में। ये स्थिति थोड़ी गंभीर नज़र आएगी आपको, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है 2014 के आसपास, जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव उसके पहले हरियाणा में भाजपा का कोई भी बेस नहीं था। ग्रासरूट लेवल पे कोई सपोर्ट का उनका मैकेनिज्म नहीं था। 2014 में जब चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी एक धूमकेतु की तरह उभरे भारतीय राजनीति में, और एक तरह से एक वो वेव इलेक्शन था। उस समय बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। ये प्रक्रिया उस समय से शुरू हुई जब कांग्रेस से और बाकी दल से नेता आयात करने बीजेपी ने शुरू किए, और लार्ज स्केल में काफ़ी बड़ी तादाद में आयात करने लगे। ये राष्ट्रीय स्तर पे तो आप देख ही रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री हैं, कांग्रेस के वो बहुत पुराने सोल्जर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है, कांग्रेस में रहे हैं। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के नेता, जितिन प्रसाद यूपी के नेता, और अभी अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और राजकुमार चौहान जो दिल्ली में मंत्री थे, ये दोनों कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे क्या संदेश जाता है कि आपके पास टैलेंट की कमी है? शायद। लेकिन मैं अभी सिर्फ हरियाणा की ही बात करूंगा। हरियाणा में मैंने जैसा आपको बताया, 2014 में जब नेताओं की कमी पड़ने लगी, पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, नेता नहीं थे ग्राउंड पे जो बीजेपी के टिकट पे कंटेस्ट करें, तब से ये प्रोसेस शुरू हुआ कांग्रेस से नेता आयात करने का। उस दौरान 2014 के इलेक्शन में 2 ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक थे धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से 2 बार के सांसद हैं भाजपा की टिकट पे, और इस बार तीसरी बार भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, हार भी चुके हैं, असेंबली इलेक्शन भी जीते हैं कांग्रेस के टिकट पे, और अब वो वहाँ से भाजपा की टिकट पे तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार तो एमपी वो हो ही चुके हैं बीजेपी के टिकट पे, तीसरी बार वो भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से, ये भी 2014 के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़ करके। इनका भी एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस से ये कई बार विधायक रहे हैं, उसी सीट से गुड़गांव के जिले की सीट से विधायक रहे हैं।
ये 1977 में पहली बार गुड़गांव से कांग्रेस की टिकट भी जीते थे। ये इतने पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं। और 1998 में ये सांसद रहे थे कांग्रेस से, उसी सीट पे, गुड़गांव की सीट पे। अब 2 बार से ये भाजपा के सांसद हैं और तीसरी बार भी ये भाजपा की टिकट पे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में जो सबसे नवीनतम नाम है, द लेटेस्ट नेम in this category of party hoppers, those who jumped ship from the Congress and joined BJP, that is Ashok Tanwar. He joined BJP just before the Lok Sabha elections. अशोक तंवर जो हैं, ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के ठीक पहले ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ेंगे। सिरसा क्षेत्र से ये पहले भी एमपी रहे हैं, लेकिन फर्क ये था कि कांग्रेस के टिकट पे एमपी रहे थे एक बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। क्या वहाँ की जनता उनसे सवाल नहीं पूछेगी कि आप कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आपको क्या फर्क नजर आया? आप पहले भी वोट मांग रहे थे, पहले कांग्रेस के नाम पे मांगा, इस बार भाजपा के नाम पे मांग रहे हैं वोट, क्या फर्क आया है? क्या उनको इसका कोई लॉजिकल आंसर वो दे पाएंगे? शायद नहीं। शायद जनता को उसका वो ठीक से उस तरह से लॉजिकली जवाब नहीं दे पाएंगे। पार्टी हॉपिंग करना, पार्टी दल बदल करना, ये कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है। जनतंत्र में पार्टियां उपलब्ध हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जनता में ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। आप एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उस पार्टी को की महिमा मंडित करके चुनाव लड़ते हैं, फिर उसी पार्टी को आप छोड़ करके दूसरी पार्टी की महिमा मंडित करते हैं। ये जनता के बीच में शायद कहीं ना कहीं इसका मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता। अशोक तंवर के बाद मैं आऊँगा नवीन जिंदल पे। नवीन जिंदल जो हैं, ये 2 बार कुरुक्षेत्र से एमपी रह चुके हैं। दोनों बार ये कांग्रेस की टिकट पे रहे थे, पहले 2004 के चुनाव में और 2009 के चुनाव में। 2 टर्म एमपी फ्रॉम कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल। ये 2009 में जीतने के बाद 2014 में चुनाव नहीं लड़े और इस बार 2019 में चुनाव नहीं लड़े। 9 और 14 में चुनाव जीते, 19 में चुनाव नहीं लड़े और इस बार वो वापस भारतीय जनता पार्टी में जा मिले हैं। चुनाव के ठीक पहले मिले हैं और उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट भी मिल गया। ये वही सीट है जहां नायब सिंह सैनी की सीट है, जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं। ये उनकी सीट है, वहां कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनाव लड़ने वाले हैं। उसी तरह एक और जो नाम आता है, जो छठा नाम है, ये है रंजीत सिंह चौटाला का। ये चौधरी देवीलाल के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और ये हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका तो अभी ये इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय विधायक थे। इस असेंबली में निर्दलीय विधायक होने के बावजूद इन्होंने मनोहर लाल खट्टर की सरकार को अपना समर्थन दिया। ये मंत्री भी बनाए गए। निर्दलीय विधायक होते हुए भी खट्टर सरकार में ये मंत्री थे। मंत्री होने के बाद इन्होंने अभी जाकर के निर्दलीय से दल वाले हो गए हैं। इन्होंने पार्टी बदल करके भाजपा ज्वाइन कर ली। वैसे ये पार्टी हॉपिंग में एक दल से दूसरे दल जाने में काफ़ी दलों में ये गए हैं। जो भी राजनीतिक दल में इन्हें लगता है कि शायद फ़ायदा होगा या जीत रही है या जीतने के आसार ज़्यादा हैं, उस राजनीतिक दल में ये चले जाते हैं। और ये इंडियन नेशनल लोक दल, जनता दल, कांग्रेस में भी रहे हैं। कांग्रेस का भी इनका इतिहास रहा है। सारी पार्टियों में जाने के बाद, इंडिपेंडेंट भी रहने के बाद, ये अब फाइनली भारतीय जनता पार्टी में जा मिले हैं। इसी तरह जो छठे उम्मीदवार हैं, अरविंद शर्मा हैं, ये रोहतक से। ये भी 2 बार के सांसद रह चुके हैं करनाल से। 2004 और 2009 में इन्होंने करनाल से विजय हासिल की थी। उसके बाद कुछ दिनों तक ये बीएसपी में चले गए थे, बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद जब देखा कि वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, हरियाणा में बीएसपी कुछ खास कर नहीं रही है, और ये फिर 2019 के चुनाव के ठीक पहले ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें रोहतक से टिकट दिया गया, जहां उन्होंने
दीपेंद्र हुड्डा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में कम वोटों से ही पराजित किया, लेकिन पराजित किया और अरविंद शर्मा वहां से चुनाव जीते। इस बार वहां से फिर वह रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस ने अपने एक जो नेता हैं बाकी जगहों में जाकर के, बाकी राजनीतिक पार्टियों में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। भारतीय जनता पार्टी में तो खास करके एक तरह से आप कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेसीकरण हो गया है। 6 में अगर उम्मीदवार 10 में से अगर कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं या कांग्रेस से आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो ग्रास रूट लेवल पे बीजेपी का जो सपोर्ट बेस था या जो नेता थे उत्पन्न नहीं हो पा रहे थे, और उन्हें कांग्रेस से नेता को आयात करने की जरूरत पड़ रही थी और पड़ी भी है इस चुनाव में भी। जैसे कि 6 के 6 उम्मीदवार, जो 6 उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो जनता के मन में जो वोटर हैं उस इलाके के, जिस वोटर ने आपको एक दूसरी पार्टी के सिंबल में आपको विजयी बनाया था, इस बार जब आप जाकर के फिर वोट मांगेंगे किसी और पार्टी के बैनर के तले, सिंबल के तले, तो कहीं ना कहीं दुविधा होगी, संशय होगा, डाउट होगा उनके माइंड में। और आशा ये है कि उस डाउट को क्लियर कर पाएंगे, और अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने सुझाव दें और कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपने कमेंट हमें दें कि आप किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं, ताकि और भी हम बेहतर कंटेंट बना पाएं। थैंक यू।